हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेईई एडवांस 2022 का पेपर नंबर 1 है और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें ये कहा गया है कि टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी हैव सेम रेडियस एंड देयर मासेस आर एम ए एंड एम बी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मास है बी का वो 2ma। तो अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ तो एक ma इस तरह से है, दूसरा mb इस तरह से, दोनों के रेडियस सेम है शुरुआत में, पर जो मास इसका है वो ma है, इसका mb है और वो a का डबल है। इसकी डेंसिटी जो है वो रो a है और इसकी डेंसिटी जो है वो रो b है। इतना हमें क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये है कि ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार a जो कि ये है और स्टार बी जो कि ये है, स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस गेट्स हाफ। अब इसका जिसने जब मास कुछ लूज किया तो इसका रेडियस हाफ हो गया, ठीक है, बट इट रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप। तो इसने अपने स्फेरिकल शेप को अभी भी रिटेन करके रखा इवन आफ्टर इट हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स मास। ड्यू टू दैट द रेडियस ऑफ दिस वन बिकम्स r/2. Now its density is still rho A. The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical cell on B. तो जो भी मास A ने लूज किया है वो एक स्फेरिकल सेल की तरह B पर चला है और अब इसका रेडियस बढ़कर हो गया r', ठीक है, with the density of cell being rho A. उसके बाद कहा कि VA and VB are the escape velocities of A and B after the interaction processes. So we have to calculate the ratio of their escape velocity, which is VA divided by VB. ठीक है, तो इतना कुछ हमें दिया है। पहले हम अब निकालते हैं कि इसका मास, जब इसने अपने कुछ मास को लूज किया, इसके रेडियस r/2 हो गया, तो अब इसके पास मास कितना है। तो सिंपली पहले मास इसका ma रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो a इंटू 4/3 पाई r³। बाद में इसका रेडियस r/2 हो गया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मास m' a है और अब मैं इसे कह सकता हूँ रो a इंटू 4/3 पाई r³/8, क्योंकि जब इसको हम क्यूब करेंगे तो यहाँ से इसको जब हम क्यूब करेंगे तो r³/8 हो जाएगा। यहाँ से मास हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ma/8 हो गया। इसका मास जो अब है वो ma/8 है, यानी कि 7ma/8 इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दिस वन, और पहले इसका मास 2ma था, तो अब इसका मास जो है वो 23ma/8 हो जाएगा। अब मास हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका रेडियस जो कि है अब r'। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 7ma/8 आया है मास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/8 इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो a। मतलब यहाँ से 7ma/8 मास यहाँ पे आ गया, वो हमने लिख दिया। अब इसके टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें मास, तो कुछ ऐसा लिखेंगे 4/3 पाई r'1 का क्यूब माइनस r का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम जो कि यहाँ पे आया है, इनटू डेंसिटी विच इज़ रो a। तो अब हम रो a और रो a को कैंसिल करेंगे, 4/3 और 4/3 को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर 7r³/8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद जब हम फर्दर इस तरफ सॉल्व करेंगे तो r' का क्यूब माइनस r³ आ जाएगा। यहाँ से अगर जब मैं r' का क्यूब निकालना चाहूँगा तो ये जुड़ के हो जाएगा 15r³/8। तो यहाँ से r' की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 की पावर 1/3/2 r। तो अब हमारे पास इसका रेडियस भी है और इसका मास भी है। अब हम इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब पहले हम a के लिए अगर लगाएं तो a के लिए जो इसके वेलोसिटी है वो आ जाएगी, जो फॉर्मूला अगर इसके वेलोसिटी का पहले लिखते हैं हम, तो √gm/r इंटू 2। तो ये है। अगर मैं a के लिए लिखना चाहूँ तो VA एंड दैट विल बी इक्वल टू √g इंटू, अब मास इसका हो गया है ma/8, तो इसको मैं सीधे सीधे 8
और रेडियस इसका हो गया है r/2। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं VB की बात करूं तो यहाँ पर इसका G, अब इसका मास देखिए आप 23 ma/8, तो हम इसका मास जैसा कि लिखा हुआ है 23 ma/8। उसके बाद इसका रेडियस जो हमने निकाला था 15 की पावर 1/3/2, सो 15 की पावर 1/3/2 ये हो गया इसका रेडियस। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो G ma कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। जो हमारे पास आएगा VB/VA, जो हमारे पास अंततः बचेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इसका 8 इसके 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 23 डिवाइड बाय 15 की पावर 1/3, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10/10, 15 की पावर 1/3। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था, वी है यहाँ पे, कि VB/VA इज इक्वल टू 2.3, सॉरी क्वेश्चन में जो कहा गया था वो था 10n/15 रेज़ टू द पावर 1/3। तो 10 यहाँ पे 15 रेज़ टू द पावर 1/3, 2.3 जो है n की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 2.3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक अल्फा पार्टिकल है जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन को अंजाम दे रहा है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन कुछ इस तरह से 16.7n42 हीलियम, जो कि एक अल्फा पार्टिकल है, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हमें मिल रहा है वो H और 1980 ये हमें मिल रहा है। तो इसमें बाद में कहा गया है कि एक लेबोरेटरी में जो ये रिएक्शन होती है, इसमें जो मिनिमम एनर्जी हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल को जो मिली है उसको हम n कहेंगे। अब ये कहा गया कि ये रेस्ट में, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही होगी, नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल यहाँ से आता होगा, इस पर टकराने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन होती होगी, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाते होंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। वो तब होगा जब इसके टकराने के बाद इनके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी और ये सेम वेलोसिटी चलेंगे। हम मान लेते हैं ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, और इसकी वेलोसिटी थी v0। तो जब हम मैक्सिमम लॉस को कंसीडर करें तो उस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लगाएंगे तो इसका मास, क्योंकि क्वेश्चन में 4u दिया है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 4v0 इज इक्वल टू v प्लस 19v। तो यहाँ से v आ जाएगा v0/5। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी आ गई इसके फॉर्म में। अब हम मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं जो कि दिया हुआ है। अगर मैं ऑक्सीजन का मास यहाँ पे लिखूँ तो ऑक्सीजन का मास है 19.003 u, वहीं हाइड्रोजन का मास है 1.008 u, और इन सब को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि वैल्यू दे रखी है 16.006 प्लस 4.003। और जब इस पूरी इक्वेशन को हम 930 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो एनर्जी मिल जाएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और जो वैल्यू आएगी वो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये एनर्जी हमें मिली है। अब जो ये एनर्जी हमें मिली है ये है डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। अब हमें निकालने के लिए हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल की ही काइनेटिक एनर्जी होगी जो बाद में कन्वर्ट होकर इन दोनों को मिल जाएगी। तो वो एनर्जी ये आई अल्फा पार्टिकल, और इसके डिफरेंस का जो एनर्जी है वो ये आया है। हमें क्या है, हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि नाइट्रोजन की एनर्जी 0 थी तो उसको हम 0 लिख देंगे। अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 इंटू 4 इंटू v0 का स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ से v0 की वैल्यू निकाल लें तो 1/2 इंटू 4 v0 का स्क्वायर करके हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो 1/2 इंटू, अब ये 19v और ये, तो इसे हम 20v का स्क्वायर ही सीधे लिख देते हैं।
और दिस इज इक्वल टू 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ये आ जाएगा 2v0 का स्क्वायर माइनस 10v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.86। अब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं v इज इक्वल टू v0 बाय 5, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2v0 का स्क्वायर माइनस 10v0 का स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1.86। और यहाँ से जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये करीब 2/5, 5 टू 10, तो ये 8v0 का स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1.86 हो जाएगा। और यहाँ से v0 का स्क्वायर 1.86 इंटू 5/8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे v0 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की। तो फाइनली अगर हम आंसर निकालना चाहें जो कि वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ He की, तो हम काइनेटिक एनर्जी जब निकालना चाहेंगे तो सीधे फॉर्मूला है हाफ 4 इंटू v0 का स्क्वायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2v0 का स्क्वायर। तो जब हम v0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.86 इंटू 5/8 इंटू 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, 4 बचेगा। 5 टाइम्स 6 विल बी 30, 5 टाइम्स 8 इज 40 and 3 43, 5 it is around 9.3 which is divided by 4. So 4 times 2 then 1, 4 times 3 then 1 0. So this is 2.325 nearly the energy and this is in mega electron volt. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम अंत में निकाल ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये जे एडवांस के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें एक कैपेसिटर दे रखा है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इसका तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ डायगनली एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पर कैपेसिटर है, फिर एक यहाँ पर कैपेसिटर है, और उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे लगा। तो टोटल 5 कैपेसिटर हैं और अंत में फिर एक बैटरी लगी हुई है। तो इसको नाम दिया गया है C1, इसको नाम दिया है C2, ये है C3, ये है C4, ये है C5। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी। अब हमें जो वैल्यूज़ दे रखी है वो C1 बराबर 12 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड है, और C4 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है। और हमसे पूछा गया कि C3 पे कितना चार्ज होगा। अगर मैं इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को पकड़ूं और इसको A और इसको B कह दूं, तो क्या ये भी A होगा और ये भी B होगा, और वैसे ही ये भी A होगा और ये भी B होगा और ये भी B होगा। तो हम कह सकते हैं कि A और B और ये A और B, यानी कि C3 के अराउंड जो पोटेंशियल है वो जो इस A और B के अराउंड वही होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q बाय C इज इक्वल टू VAB, यानी कि 2 वोल्ट। सो Q इज इक्वल टू C3 की बात कर रहा हूँ, C3 इज इंटू 2 वोल्ट। अब C3 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 है, दे रखी है। तो यहाँ से Q आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड इंटू C3 की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ पर 4 इंटू 2 यानी कि Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है इसका,
और इसमें कहा गया है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो इन्होंने ऐसा कुछ एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और उन्होंने कहा कि एक रॉड है और एक एंगल बना के दिया है 2π/3, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाली लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको मैं फर्दर और बना लेता हूँ डायग्राम, और इसको मैं कुछ ए और इसको मैं कुछ बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि द लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रखा है ये डिस्टेंस है 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट जो है इमेज की कुछ यहाँ ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये इमेज की हाइट है, तो जो हाइट इमेज की बन है यहाँ पर वो है 30√3/13, और ये एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, ठीक है। और हमें क्या है, अल्फ़ा की जो वैल्यू दे रखी है वो दी है π/n रेडियन, और हमें निकालना है ये n। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू जो दे रखी है वो है π/n रेडियन, और हमें निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये 2π/3 है, तो ये क्या ये π/3 हो जाएगा, 2π/, ठीक है। अगर ये 2π/3 है तो ये π/3 हो जाएगा। अब ये π/3 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ये साइड अपॉन ये करूं, इसको अगर मैं x कह दूं, तो x/2 इज इक्वल टू साइन 60 विच इज़ √3/2, एंड दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से x की वैल्यू √3 आ जाती है, तो जब ये √3 2 है तो ये सिंपली 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से आ गई। अब ये 40/3 है, तो ये जो लेंथ है ये हमें मिल जाएगी यहाँ से, और ये लेंथ आ जाएगी 40 + 1 यानी कि 43/3 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले तो ये हाइट है हमारे पास, ठीक है, ये हाइट है हमारे पास, ये हाइट है हमारे पास। तो अब हमारे पास हम चाहें तो ये इमेज डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को निकालेंगे 40/3, और ये इस डिस्टेंस को जिसको हम कहेंगे v, ठीक है। मतलब देख सकते हो आप कि इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ बन रही है ना, तो इसकी यही इमेज डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है, जबकि इस पॉइंट की इमेज थोड़ी पहले बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले ये इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर इस वाली इमेज डिस्टेंस को निकाल के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस वाली इमेज डिस्टेंस को हमें मिरर फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीधे लेंस फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, हम सीधे मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके निकालें। तो पहले हम चाहें तो मैग्नीफिकेशन यूज़ करके हम ये डिस्टेंस निकाल लें, या चाहें तो वो डिस्टेंस यूज़ करके हम लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके वो डिस्टेंस निकाल लें। तो चलो पहले मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके ही हम निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन होता है v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन हो जाता है। अब v अगर हम देखें तो इस केस में पॉइंट b, और इसको मैं कह देता हूँ b' और इसको मैं कह देता हूँ a'। तो पॉइंट b और b' के बीच में देखते हैं, तो अगर हमें निकालना है v, हमारे पास है u, तो v को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। u क्या होगा, -43/3, ये हो गया u। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है 30√3/13, और यहाँ पर है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ से जो इमेज का जो ये जो लेंथ है ये नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 30/13 इंटू 43/3 आ जाएगा, और इससे ये 10, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा 430/13। मैं बात कर रहा हूँ इस केस में ये डिस्टेंस, अभी हमने ये निकाला है, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं v1 का नाम दे देता हूँ, जो कि क्योंकि वो v है, तो हमने v1 निकाल लिया। यहाँ पे v1 आ गया 430/13,
अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालने जा रहे हैं v की वैल्यू। इसको हम लेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, अब u है माइनस 3/40 लिख देंगे, क्योंकि 40/3 ये है u इस केस में, और लेंस है 1/10 लेंस का फोकल लेंथ, तो ये आ जाएगा ये 4/40 हो जाएगा, तो ये 1/40 आ जाएगा, यानी कि v यहाँ पर 40 आ गया। तो अब हमें जो ज़रूरत है वो इस डिस्टेंस की है, इसको हम कह लेते हैं y, और जब हम y निकालेंगे तो y विल बी इक्वल टू 40 माइनस 430/13, सो ये आ जाएगा करीब करीब 90/13। तो अब हमें ये एंगल निकालना था, तो हम tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 30√3 डिवाइड बाय 13 अपॉन 90/13, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी √3/3 यानी कि 1/√3, तो अल्फ़ा जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/6, और हमें π/n यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।